तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर नैरिम जैसे ही स्कूल से घर वापस आई तो घर को खाली देखकर सैड हो जाती है। इतने में हमारा वेम्पायर अचानक ही पीछे से आकर उसे वेलकम बैक बोलता है, जिसके अचानक से ऐसे आ जाने पर वो तो काफी ज्यादा चौंक गई। फिर वो खुद को शांत करते हुए पीछे मुड़कर बोलती है, ऐसे ही अचानक से मत आया करो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस पर वो उसे माफी मांगने लग गया कि ये चीज मेरे जीन में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नैरिम बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रूम में रहना, तो तुम बाहर क्या कर रहे हो। इस पर वो बोलता है, मुझे लगा कि बाहर कोई नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। इतने में नैरिम को उसके हाथ में कोई चीज़ नोटिस हुई जिसे वो खा रहा था। नैरिम के पूछने पर वो बताता है, ओह ये एक ब्लड क्यूब है। हमारे वेम्पायर की ये बात सुनकर उसकी तो बिल्कुल ही जान निकल गई और वो मन ही मन पूरी तरह से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ वो तो बिल्कुल एक्साइटिंगली उसे बताने लग गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर लीगली ब्लड खा सकता हूँ। वैसे ये फ्रेश तो नहीं, लेकिन फिर भी कोरिया बेस्ट है। नैरिम तो बस चुपचाप डर के मारे वहाँ से मुड़कर जाने लगी कि अब मैं दोबारा कभी भी इस फूड को नहीं खाऊंगी। ऐसे ही उसने अपने रूम का डोर ओपन किया तो देखती है रूम में हर चीज़ बिखरी हुई थी। रूम की इतनी बेकार हालत देखकर उसे तो समझ ही नहीं आती कि मेरे रूम के साथ क्या हुआ है। नैरिम को ऐसे शॉकिंगली खड़ा देखकर हमारा वेम्पायर भी पीछे से आकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। का ये बोलना ही था कि नैरिम काफी ज्यादा गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए उसे अपने रूम में किक कर देती है कि तुम फैचेस जल्दी से इसे क्लीन करो। और वो बेचारा तो रोते हुए जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें समेटने लग गया, ये सोचते हुए कि क्या ये सब काम करना भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही होगा। इतने में नैरिम की नज़र एक टेडी बियर पर पड़ी जिसके गले में छोटी सी बेल थी। जिसे देखते हुए वो हमारे वेम्पायर को बुलाती है कि फैचेस, क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ आ सकते हो। जैसे ही वो उसके पास गया तो नैरिम ने उसके गले में वही बेल पहना दी कि तुम ज़्यादा ही शांत हो, जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक तुम्हें ये पहननी होगी। इसे देख कर हमारे वेम्पायर का तो मुंह ही बन जाता है और सैडली उसे बोलने लग गया कि ये वेम्पायर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुंह बनाए ऐसे ही वहाँ पर काम करने जाने लगा। जैसे जैसे वो चल रहा था वैसे वैसे बेल रिंग होने लगी। इसे देखकर नैरिम को काफी अच्छा लगा। वो हमारे वेम्पायर की पीठ पर स्लैप मारते हुए काफी ज्यादा एक्साइटिंगली बोलती है, पैचेस तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो, बिल्कुल एक कैट की तरह। से ही हमारे वेम्पायर ने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से माफी मांगते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लगता है मैं पागल हो चुकी हूँ। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही कि अभी अभी मैंने ये क्या कर दिया। हमारा वेम्पायर स्माइल करते हुए उसके पास आकर बोलता है, तो तुम्हें इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। जिस पर नैरिम स्माइल करते हुए सोचने लग गई कि गुस्सा होने पर चिल्लाना और फनी चीज देखकर हंसना मैंने काफी देर से इतना कंफर्टेबल फील नहीं किया है। इसने ना तो मेरी फीलिंग्स हर्ट की हैं और ना ही मुझे इग्नोर किया, बल्कि बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे मैं असल में हूँ। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इससे पहले मुझे जितनी भी स्ट्रेस थी थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो रही है। चाहे ये कोई वेम्पायर हो या गोबलिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी ह्यूमन से बढ़कर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। ऐसे ही काफी देर तक वो हमारे वेम्पायर के बारे में सोचती रही। ऐसे ही सुबह उसकी आंख खुली तो टाइम चेक करते ही वो तो पूरी तरह से चिल्लाते हुए फौरन ही उठकर बैठ गई। हम देखते हैं हमारा वेम्पायर तो अभी भी उसके बेड के बिल्कुल पास ही लेटा हुआ था। वो उसे देखकर स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। अचानक से वेम्पायर को अपने बिल्कुल पास देखकर वो तो और भी ज्यादा शॉक हो गई और सोचने लग जाती है, इस चीज का यूज टू होने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। हमारा वेम्पायर दोबारा से अपनी आइज बंद करते हुए बोलता है, मास्टर क्या आप आज घर पर रह सकती हो। जब भी आप स्कूल से वापस आती हो तो हमेशा ही आप मुझे काफी सैड दिखती हो। जिस पर वो बोलती है कि कोरियन स्टूडेंट के लिए ये चीज नॉर्मल है। ये बोलते हुए जैसे ही उसकी नजर हमारे वेम्पायर पर पड़ी वो दोबारा से उसके नेक से निकलने वाले रेड स्ट्रिंग को देखकर चौंक गई। आखिर ये क्या है। जैसे ही उसने रेड स्ट्रिंग की रिएक्शन नोटिस की कि ये किस वजह से शो हुआ है तो ये देखकर वो तो बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती है कि इस बार उसे चोट नहीं लगी थी, बल्कि ये रेड स्टिंग लेडीज प्रॉब्लम की वजह से शो हुआ है। अगले सीन में हम उसे काफी ज्यादा एम्बेरस टॉयलेट में बैठा देखते हैं।
फिर से हमारा वेम्पायर नोक नोक करते हुए घबरा कर पूछ रहा था कि आपको क्या हुआ है, जिस पर वो बोलती है नहीं कुछ नहीं। ऐसे ही उसने अपने गले में रेस्टिंग नोटिस की तो काफी बुरी तरह से डोर नोक करते हुए चलाकर पूछने लग जाता है, मास्टर क्या आपको चोट लगी है, जल्दी से डोर ओपन करो। जिस पर वो इरिटेट होते हुए बोलती है चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमारा वेम्पायर तो वहाँ से जाने की बजाय चुपचाप वहीं पर खड़ा उसके बाहर निकलने का वेट करने लग गया। रिम अपना काम करने के बाद डोर ओपन करते ही तेजी से वहाँ से भाग गई। इसके ऐसे हमारे वेम्पायर के पास से गुजरने से उसे नैरिम के ब्लड की स्मेल आने लग गई। वो अपनी लाल टपकाते हुए स्मेल को फॉलो करता हुआ उसके रूम तक पहुँच गया और बोलता है, मास्टर मुझे आपके ब्लड की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, अब मैं खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस पर नैरिम ने तो एक टेडी बियर उठाकर हमारे वेम्पायर के मुंह पर दे मारा। हम देखते हैं उसने एम्बैरेसमेंट के मारे खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर रखा था और सोचती है नहीं तुम नहीं बल्कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, क्या मुझे घर पर रहना चाहिए? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। इतने में हमारा वेम्पायर भी इस चीज़ को सेंस करके थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, मास्टर क्या आपको मंथली प्रॉब्लम हुई है? उसके मुँह से ये सुनकर तो नैरिम एक के बाद एक सॉफ्टवेयर उसकी तरफ फेंकने लग गई। इस पर हमारा वेम्पायर तो काफ़ी कूल वे में सभी टॉयज को कैच करने लग गया और बोलता है सब कुछ ठीक है, हमारे अलावा कोई भी इस रिंग को नहीं देख पाता। पर नैरिम एम्बैरेसमेंट के मारे रोते हुए बोलती है, बस एक बार मुझे तुम्हें मारने दो। ये बोलते हुए उसने अपना पिलो जोर से उसके मुंह पर दे मारा। इस बार हमारा वेम्पायर उसे कैच करने का ट्राई ही नहीं करता। फिर उसे पिलो को मुंह में पकड़े स्माइल करते हुए उसके पास आ गया कि मेरे लिए तो ये अच्छा ही होगा, आज आप स्कूल ना जाओ। उसने रूम की विंडो बंद की और जल्दी से लैपटॉप ऑन करते हुए उससे पूछता है, तो क्या आप मूवी देखना चाहोगी? पर नरीम थोड़ा चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कंप्यूटर यूज़ करना आता है? पर हमारा वेम्पायर उसे बताता है, ऑफ कोर्स मैं कोरिया में 1050 ईयर से भी ज़्यादा रह चुका हूँ, मुझे ये आता ही होगा ना। जब नरीम उसके क्लोज आने लगी तो हमारे वेम्पायर ने जल्दी से अपना हाथ उसके सामने करते हुए रोक दिया कि मेरे क्लोज मत आओ, शायद मैं खुद पर कंट्रोल ना कर पाऊँ। हम देख सकते हैं कि अभी भी वो काफ़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। फिर दोबारा से उसे बेड पर बिठा देता है, ये बोलते हुए कि आजा बस यहीं पर रहो और जो भी चाहे मुझे ऑर्डर करो। फिर साथ ही उसके लिए टी और स्नैक लेकर आया। फिर उसका बाल भी पकड़कर बंद कर देता है। ये टाइम बस सेल्फ केयर का है। इस पर वो उसे कॉफी लेकर पीते हुए पूछती है, वैसे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा है? इस पर वो बताता है, मुझे ह्यूमन बनने के लिए एक विश की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे होम टाउन में विच हंट की वजह से सभी विचेस ख़त्म हो गई। मैंने सुना कि ईस्ट में विचेस हैं तो मैं यहाँ पर आ गया। यानी कि फैचिस एक फॉरेनर वेम्पायर है। पर वो पूछती है, तो तुम ह्यूमन बनना क्यों चाहते हो? इस तरह तो तुम ज़्यादा स्पेशल और स्ट्रॉन्ग हो, क्या ये चीज़ ठीक नहीं है? इस पर वो कुछ सोचते हुए स्माइल करके बोलता है, वेल अभी के लिए मैं ये चीज़ सीक्रेट रखूँगा। में उसे कुछ नज़र आया जिसे देखकर वो एक्साइटिंग पूछता है, ओह मास्टर ये क्या है? पर वो बताती है ये टैरो कार्ड्स हैं। इस पर वो बोलता है, बिल्कुल एक रियल विच की तरह, लेकिन ये सारे बर्थडे क्यों हुए हैं? नरीम बताती है, क्योंकि मेरा फॉर्चून बताना मेरी मम को अच्छा नहीं लगता। पर वो उसे अपना फॉर्चून बताने का बोलता है, ओल्ड होने के बाद मेरे साथ क्या होगा? पर नरीम उसे मना कर देती है कि फटे हुए कार्ड्स के साथ ऐसा करना बैड लक होगा। इस पर वो बोलता है, इट्स ओके, मैं खुद ही बहुत बड़ा बैड लक हूँ, तो मैं जीत गया, अब तुम्हें मेरा फॉर्चून बताना ही होगा। इसमें वो भी मान गई और उसे उनमें से एक कार्ड पिक करने का बोलती है। जैसे ही हमारे वेम्पायर ने एक कार्ड पिक करके उसे दिया तो वो कार्ड देख कर काफ़ी ज़्यादा चौंक गई, क्योंकि वो एक डेथ कार्ड था। वो उसे रीडिंग बताने की बजाय बोलती है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें कार्ड रीड करके बताऊंगी तो तुम्हें भी मुझे इसकी पेमेंट देनी होगी। पर वो बोलता है, क्या सच में? तो मुझे अपना हाथ दो। ऐसे ही नरीम ने अपना हाथ उसके सामने किया तो उसने काफ़ी क्यूटली पपी की तरह एक्ट करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथ पर रख दिए। पर वो फिर भी उसे रीडिंग करने से मना कर देती है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं भी रीडिंग नहीं करूँगी।
ये कार्ड सबसे बेकार था, जिस वजह से अब तो नैरम को भी हमारे वेम्पायर की फिक्र होने लग गई। डेथ कार्ड आने का मतलब तो यही है कि वो एटलीस्ट ह्यूमन बन जाएगा, क्योंकि वेम्पायर फॉर्म में उसे कोई भी नहीं मार सकता, वो इमोर्टल है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक टीचर नैरम के एब्सेंट होने की वजह से उसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था। ना लगने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपने सर पर हाथ रख लेता है। हम देखते हैं ब्राउन हेयर वाला टीचर भी उसके पास ही बैठा था, जिसका नाम मिस्टर ली है। वो दूसरे टीचर से पूछता है, मिस्टर वून, क्या आप मुझे स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट दिखा सकते हो? उसने किसी स्टूडेंट की डिटेल लिख रखी थी, जिस पर वो दूसरा टीचर बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, यहाँ लाओ मैं अभी देख देता हूँ। ऐसे ही स्टूडेंट डिटेल ओपन हुई तो देखता है वो तो नैरिम की डिटेल थी। देखकर वो एक्साइटिंगली हंसने लग गया कि मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। दूसरा टीचर पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? बताते हैं, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये चर्च में आया करती थी। दूसरा टीचर जल्दी से बताने लगता है, क्या सच में? इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। फिर भी ये बिना किसी को बताए अपने रूम से गायब होगी और अब क्लासेस स्किप कर रही है। साथ ही बिना किसी की परमिशन के ऐसे ही घर चली जाती है। सब कुछ सुनकर मिस्टर ली तो चौंकते हुए सोचने लग के, ये काफ़ी अजीब है, नैरिम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरे टीचर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर तुम उसे जानते हो तो उसे अच्छे से बिहेव करने का बोलो। फिर उन्हें भी awkwardly ओके बोलना पड़ता है। इसके बाद हम उसे जीना के साथ देखते हैं। यहाँ पर जीना उसे मुजिन बुला रही थी, जिस पर वो उसे ऐसा बोलने से मना करते हैं कि तुम स्कूल में मुझे मिस्टर ली बुलाया करो। जीना बोलती है, ठीक है मुझे माफ़ कर दे, दोबारा से मैं केयरफुल रहूँगी। यानी कि शायद जीना उसे पहले से ही जानती है। मिस्टर ली बोलते हैं, मैंने कल नैरिम को हॉलवे में देखा था, लेकिन मैं उसे ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। ली के मुंह से नैरिम का सुनकर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही चेंज हो गए और फौरन से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लेती है। साथ ही एक्साइटिंगली पूछने भी लग गई कि क्या प्रैक्टिस के बाद आज आप मेरे साथ जाना चाहोगे? ली तो अचानक से उसके ऐसा करने पर जल्दी से अपना हाथ उसे छुड़ाने लग गए, ये बोलते हुए, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, कहीं वो गलत ही ना समझ ले। छुड़ा कर वो तो साय करते हुए सोचने लगे कि आजकल के बच्चे भी ना कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूल खड़ा किसी के आने का वेट कर रहा था। इसे देख कर आसपास की गर्ल्स बातें करने लग गई, ये तो यूजुअल है, सच में ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ना। यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि उसने अपने हाथ में स्लीपर्स पकड़ रखे थे। जैसे ही उसने मिस्टर ली को देखा तो वो भी उसे मुजिन कहकर ही बुलाता है। वो उन दोनों के एक साथ देखकर पूछने लग गया कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर ली बताते हैं, मैं यहाँ पर क्लास लेने आया हूँ, तो तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो बड़ी सी स्माइल के साथ बताता है कि मैं यहाँ पर नैरिम से मिलने आया हूँ। जिसे सुनकर जीना पूछने लग गई, वो लेकिन क्यों? यूल बताता है, आज मैं उसे चर्च लेकर जाऊंगा। इस पर जीना मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता था अब वो दोबारा कभी भी वहाँ पर नहीं जाएगी? पर वो बताता है, ओह नहीं, उस तरह का चर्च नहीं, वो ओसम प्लेस मेरा अपना यानी कि यूजुअल का चर्च है। जिस पर जीना बोलती है, क्या तुम्हारे डैड को पता है कि तुम ऐसी हरकतें करते हो? नहीं, वैसे भी आज नैरिम स्कूल नहीं आई। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए चलाकर पूछने लग गया, लेकिन क्यों नहीं? इस पर जीना बोलती है, पता नहीं, जब से उसने हाई स्कूल ज्वाइन किया है तब से वो वैसी ही है, वैसे भी वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। इस पर वो दोनों तो कंफ्यूजनली कुछ सोचने लग जाते हैं। तरफ जीना भी सोचने लग गई, हर कोई नैरिम के बारे में ही बात कर रहा है कि नैरिम ये नैरिम वो, बिल्कुल पहले की तरह। फिर हम पास का सीन देखते हैं, जब छोटी जीना पहली बार स्कूल में आई तो टीचर उसे सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। इस स्टूडेंट का नाम जीना सोंग है, आप सभी इसके साथ अच्छे से रहना। और सभी बच्चे भी एक्साइटिंगली उसे वेलकम बोलते हैं। थोड़े ही टाइम में सभी बच्चों ने उसके बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर दी कि क्या तुम उसे जानते हो, उसके डैड एक पॉलिटिशियन है, शायद मैंने उसे कहीं टीवी पर देखा है। मेरी मोम बता रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस और बहुत ही रिच हैं, यहाँ तक कि उसके पास एक ड्राइवर भी है जो कि उसे हर रोज़ स्कूल छोड़ने आता है। उसी तरह जीना को तो ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, एक फेमस डैड का होना उसके लिए सरदर्द बन चुका था। तब चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों ना थी, उसे इन सभी चीज़ों को अपने एडवांटेज में यूज़ करना अच्छे से आता था। वो खुद उन स्टूडेंट से बात करने लग गई, ये बोलते हुए कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे न्यू फ्रेंड्स बनाने का बोला है, साथ ही उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं ताकि
क्यों ना चलो चलकर कुछ खाते हैं। खाने की बात सुनकर वो सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए कि क्या सच में मैं भी जाना चाहती हूँ, और मैं भी। ऐसा करते हुए सभी उसके साथ मिल गए। कुछ ज़्यादा ही टेंशन ने उसके स्कूल लाइफ बर्बाद कर दी थी, लेकिन फिर भी उसने इस्तेमाल करते हुए अपने पैसों का यूज़ करके सारे इंटेंशन को अपने फेवर में बदल लिया। उनके क्लास के टीचर ने उन्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने का बोला था, जिस पर सारे बच्चे जीना के पास चले गए। दूसरी तरफ नैरिम बिल्कुल अकेली बैठी थी। इसे देखकर टीचर स्माइल करते हुए सोचने लगी कि आखिर अब मैं इस बच्ची का क्या करूं। साथ ही उसके पास जाकर बोलती है कोई नैरिम को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहता, पर जीना बोलती है टीचर मैं इसे अपने ग्रुप में लेना चाहूंगी। पर नैरिम तो कंफ्यूजिंगली उसकी तरफ देखने लग गई। जीना को क्लास की गर्ल्स आहिस्ता से बताने लगी कि हे ये स्कूल के आउटकास्ट है, कोई भी इसे लाइक नहीं करता। इसकी मॉम शमन है, अगर तुम इसके साथ हैंग आउट करोगी तो तुम पोजेस हो सकती हो, तो तुम इसके साथ बिल्कुल भी मत रहना। रिमोने मना कर देती है कि ओह कम ऑन, कोच जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए बुरा फील हो रहा है। पहले तो वो ऐसा अडल्ट्स की नज़रों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए कर रही थी कि अगर किसी बच्चे को उसकी ज़रूरत हो तो वो उसके लिए नाइसली बिहेव करती है। उस ग्रुप प्रोजेक्ट के बाद नैरिम बस उसी से ही बात करने लग गई। दूसरे बच्चों से उसके बारे में गॉसिप सुनना काफ़ी अनोइंग था, लेकिन फिर भी वो सभी को ऐसा किड बनकर ही दिखाना चाहती थी जो कि सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके ऐसा करने पर सभी टीचर्स उसे एडमायर करने लग गए, जिससे उसे फील होने लग गया कि वो दूसरों से बेहतर है। लेकिन जल्द ही वो ये रियलाइज़ भी कर लेती है कि ये चीज़ उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन छोटे नहर ने उसके पास आकर बोला जीना इस संडे मेरी बर्थडे है। और वो इरिटेट होते हुए सोचने लगी कि आखिर ये क्या बोल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस हम दोनों के साथ ही पार्टी करने वाली हो। मना कर देती है ये बोलकर कि इस संडे मुझे चर्च जाना है, जिस पर वो बोलती है ओह अच्छा कोई बात नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन जीना ने उसे रोक लिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। फिर हम संडे को देखते हैं, जहाँ पर नैरिम अच्छे से रेडी होकर उसके पास आ चुकी थी। देखकर जिना को उसकी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी अजीब लगी। उसने अपनी हेयर पिन निकाल कर नैरिम के सर पर लगा दी, ये बोलते हुए तुम अपने बाल ऐसे मत बनाया करो, इससे तुम गोस्ट लगती हो। नैरिम के हेयर को टच करते हुए उसके मन में ये भी चल रहा था कि क्या इसने अपने हेयर्स वॉश भी किए हैं। जिना के ऐसा करने पर नैरिम को काफ़ी अच्छा लगा था। वो उसे थैंक्स बोलती है कि मैं इसे तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। इस पर जीना बोलती है इट्स ओके, तुम इसे रख सकती हो, ये बर्थडे पर तुम्हारा गिफ्ट है। लेकिन असल में तो उसे यही लग रहा था कि पिन उसके हेयर्स में लगने की वजह से गंदी हो चुकी है। फिर हम चर्च का सीन देखते हैं। प्रेयर्स खत्म होने के बाद मिस्टर ली स्माइल करते हुए नैरिम से बातें कर रहे थे। वो पूछते हैं इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, तो तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो उसे अपना नाम बताती है। में जीना ने जल्दी से आकर उसे हक कर लिया कि मुझिन इसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इस पर वो उसके सर पर बैठ करते हुए बोलते हैं जीना तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर स्माइल करते हुए नैरिम से बोलते हैं कि क्या तुम इससे पहले चर्च आ चुकी हो, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें सिंगिंग करते देखा था। इस पर छोटी नैरिम बताती है नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है, यहाँ पर मैं रहती हूँ, मेरे घर के पास एक चर्च है, इसीलिए मैंने ये सॉन्ग पहले सुन रखा था। पर मिस्टर ली उसके सर पर पैर करते हुए भी बोलते हैं तुम तो बहुत औसम हो, आई होप तुम यहाँ दोबारा भी आओ। नैरिम को यह सब कुछ देखकर काफ़ी अच्छा लगा और वो स्माइल करते हुए ओके बोल देती है। दूसरी तरफ ये बात जीना को अच्छी नहीं लगी थी, शायद वो इस बात पर जेलस होने लग गई। मिस्टर ली बोलते हैं जीना तुम काफ़ी लकी हो, तुम अभी भी कोरिया वापस आई और तुमने आते ही बहुत से फ्रेंड्स बना लिए हैं। इस पर उसने मिस्टर ली को जोर से पकड़ लिया और बोलती है ये बस मेरी एक क्लास फेलो है। और सोचने लगी कि वो मैं थी जिसने इसे अपने साथ हैंग आउट करने का बोला। क्या देख कर आपको ये ऑफिस नहीं लग रहा। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, आखिर ये फीलिंग्स कैसी हैं। उसके बाद से नैरिम हर वीकेंड चर्च आने लगी, चाहे जीना वहाँ जाए या ना जाए। तक हाई स्कूल स्टार्ट हुआ तब तक उन्होंने पूरी तरह एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। अचानक से नैरिम उसके पास आकर स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या मुझे तुम्हारे जिम क्लोथ्स मिल सकते हैं। इस पर जीना अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो। पर वो बोलती है ओह कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर नैरिम फौरन ही वहाँ से चली गई।
देखी दूसरी गर्ल्स बातें करने लगी, ये तो नहरीम शिन थी ना, तो ये तुमसे बात क्यों कर रही है। फिर जीना अनोइंग होते हुए बोलती है, पता नहीं एलिमेंट्री स्कूल में मैंने एक दो बार इस पर तरस खाकर बात कर ली थी। इसे लगने लगा कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। वैसे भी ये हमारे स्कूल की एक आउटकास्ट है। जिस पर दूसरी लड़की बोलती है, डैम इट, क्या सच में, मुझे तो ये नॉर्मल ही लगी थी। ना बोलती है, ये तो शुरू से ही घटिया लगती थी। अगर तुम इसे अपने बैग्स के साथ देखो तो तुम पूरी तरह से डर जाओगे, क्योंकि उसके साथ ये किसी को से कम नहीं लगती। एक स्टूडेंट बोलती है, अब हम मिडिल स्कूल में हैं, इसीलिए शायद दूसरे बच्चों को इसके पास के बारे में नहीं पता। यहाँ तक कि वो इसके साथ बैठकर लंच भी करते हैं। शायद वो सभी के सभी लूजर ही होंगे। इसके बाद हम जीना को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट से मोबाइल कलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने जीना से मोबाइल रखने का बोला, तब जीना अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए उन्हें कुछ देर रुकने का बोलती है। यहाँ पर नैम ने उसे मैसेज करके पूछा था, जीना नेक्स्ट वीकेंड मेरी बर्थडे है, क्या तुम मेरे, मुंजी और हेउन के साथ बाहर जाना चाहोगी। इस पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और सीरियसली सोचने लग जाती है, इसे क्या लगता है कि ये मेरे बराबर हो गई। बड़े होते हुए वो ये रियलाइज़ कर चुकी थी कि अब उसे और ज़्यादा नाइस किड की तरह बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आज ये मैसेज देखकर फाइनली उसे ये रियलाइज़ हो ही गया कि उसे इतना अनोइंग क्यों फील होता है। मोमेंट से उसने नैरिम की लाइफ बिल्कुल हेल बनाने का डिसाइड कर लिया था। गाइस, आपको क्या लगता है, किसी को बुली करने के लिए बस यही रीज़न होना काफ़ी रहेगा कि उसकी वजह से आपको अनोइंग फील होता है। इसे कमेंट बॉक्स में येस और नो ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।